ठीक है बेटे, अब चेक करो और सही हो गया होगा आप लोगों का। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नेट चल गया ना भाई, हमारे यहाँ तो नेट चल ही रहा था, क्योंकि हम मोबाइल नेटवर्क से नहीं काम कर रहे हैं। मोबाइल नेटवर्क जो होता है वह नहीं काम कर रहा था, जो आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी देखो सही आ जाएगी आवाज़ आपको, बिल्कुल सही कर दिया है हमने यहाँ से टेक्निकल मैन ने। चलिए दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों का क्लासेस। हमारा जो बात कर रहे हैं हम लोग किसका, हाँ दैट्स ग्रेट बिल्कुल सही आवाज़ आ गई आप लोगों को। शुरू करें। नमस्कार चिराग, नमस्कार। तो जुड़ते जाइए, अपने सभी दोस्तों को जल्दी से जल्दी जोड़ दीजिए ताकि आप लाइव अपना सॉल्यूशन देख सकें। रीट लेवल 2, आपका जो बीएड धारी व्यक्तियों ने जो लेवल 2 का पेपर दिया था सुबह 10 से 12:30, उसकी आंसर की पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। और उसमें सबसे पहले जो डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपसे, वो कर रहा हूं लैंग्वेज इंग्लिश। हालांकि कम लोग अंग्रेजी लेते हैं क्योंकि हम डरते हैं अंग्रेजी से, परंतु फिर भी मैं सबसे पहले किसे ले रहा हूं, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी में आपको दो तरह से पूछा जाता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की तरह से आपसे पूछा जाता है। और जैसा कि जय भारत ऑनलाइन ने पहले भी आपको बताया था, वो वीडियो आप सर्च भी कर सकते हो, मेरा जो अगस्त 2020 में मैंने अपलोड किया था, और उसमें आप लोगों को बताया था कि लैंग्वेज 1 लेने वाला हमेशा फायदे में रहेगा। और देख सकते हो आज के पेपर में बिल्कुल यही हुआ है। जिन्होंने लैंग्वेज 1 लिया है वो काफी आसान प्रश्न मिले हैं उन्हें, और लैंग्वेज 2 वाले जो है उन्हें बड़े कठिन प्रश्न जो है उनको वहां पर मिले हैं दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, मुझे पूरी आशा है आपका लैंग्वेज 1 रहा हो या 2, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और इसीलिए आप लोगों को अपना अपना रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों हमारे पहले प्रश्न को। मेरा लैंग्वेज 1 पर बात कर रहा हूं, विषय है अंग्रेजी और लेवल है आपका 2। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज हैज अ डिटर्मिनर इन इट। क्या पूछा गया है इनमें से, आपसे क्या पूछा गया है, डिटर्मिनर बताइए। पहला ऑप्शन दिया है कॉज ऑफ द ट्रबल, चेंज फॉर दी बेटर, वर्स देन बिफोर, मैनी बॉयज एंड गर्ल्स। हम आसानी से देख सकते हैं इसके अंदर हमको जो डिटर्मिनर दिया है वो क्या है, मैनी। तो माई आंसर गोज टू डी। मेरा जो आंसर है दोस्तों वो किस पर चला जाएगा, डी। आपका आंसर यहां बनता है मैनी बॉयज एंड गर्ल्स। अगर आप लोगों का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो तो प्लीज उसको चेक कर लेना। पैराग्राफ के क्वेश्चंस पर बात कर रहा हूं। द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट। इस सेंटेंस के अंदर इज वर्ड को पूछा गया है कि इज किस तरह काम कर रहा है। जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें पता होगा, मैंने लिखा रखा है उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में भी और ऑफलाइन में भी। यदि इज अकेला आता है, यदि इज अकेला आता है उसके साथ कोई क्रिया नहीं आती है तो इज मेन वर्ब का काम करता है। और देखो यहां पर इज जो आ रहा है इसके साथ कोई क्रिया नहीं प्रयोग में ली गई, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, मेन वर्ब। मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर देखो अगले प्रश्न पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तीनों डिग्री उसके अंदर चाहिए। पहला आपको दिया है मच, मोर और मोस्ट। दूसरा दिया है मैनी, मच और मोस्ट। मैनी और मच दोनों ही जो है वो पॉजिटिव डिग्री होती हैं, तो ये गलत हो गया आपका जवाब। बैड, बेडर, बेडेस्ट, बैड का वर्स और वर्स्ट होता है, ये गलत हो गया। लाइक, लाइकियर, लाइकिएस्ट, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, मच, मोर और मोस्ट हमारा जवाब बनता है। ये आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा आपका, कि मच, मोर और मोस्ट विल बी योर आंसर। फिर आ जाओ 34 पर। इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग देयर स्टडी, स्लीपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस। अब देखो बेटे कितना आसान प्रश्न है ये। प्रश्न मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लासों में, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी के भी अगर आप हैं। मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था और वर्ब पढ़ाने के साथ दिखाया था जिरंड नाम की चीज को। और जब मैंने बात करी थी आपसे कि संज्ञा, संज्ञा को कैसे पहचानते हैं, संज्ञा को पहचानने का तरीका क्या होता है, रीट वाले विद्यार्थी खासतौर से ध्यान दें। अगर हम लोग बात करें संज्ञा को कैसे पहचानते हैं, उसके स्पेशल तरीकों पर मैंने बात करी थी कि यदि मुझे शब्द मिलता है ओ एफ, ऑफ, ऑफ मतलब अधिकारवाचक, तो अधिकारवाचक के पहले भी संज्ञा होती है और बाद में भी क्या होती है, सामान्यतया संज्ञा। ये आप लोगों को पढ़ाया गया था कि यदि ओ एफ अधिकारवाचक के आगे और पहले दोनों तरफ हमको क्या मिलता है, संज्ञा मिलती है। अब इनमें से बात करो, क्या कंजंक्शन संज्ञा का काम करता है, क्या एडजेक्टिव संज्ञा का काम करता है, क्या वर्ब संज्ञा की काम करती है, नहीं, मेरा जेरेंड संज्ञा की तरह काम कर सकता है। तो जेरेंड वाज माय आंसर। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पजेसिव। पजेसिव मतलब होता है अधिकारवाचक गाइस, पजेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक। अधिकारवाचक देखो बड़ा आसानी से पहचान सकते हो। अधिकारवाचक शब्द जो है वो क्या होते हैं, माय होता है, देयर होता है, माइन होता है, आवर होते हैं। इस तरह के शब्द हमारे अधिकारवाचक हैं। क्या बैड थिंग्स इन द चिल्ड्रन अधिकारवाचक दिया है, नो। फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, देयर मुझे यहां दिया है, लेकिन मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा। दे वुड करेक्ट द फॉल्ट्स, इसमें कहीं हमें इस तरह का ऑप्शन दिया नहीं, या सब्जेक्ट दे रखा है। वट एवर द कॉज, यहां हमें अधिकारवाचक नहीं, तो अधिकारवाचक मेरा कहां दे रखा है, फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये मेरा अधिकारवाचक है। समझ गए दोस्तों, तो ये आपके प्रश्नों के जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखो
अगला शीट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस कैन बी यूज्ड टू फॉर्म ऑपोजिट ऑफ द वर्ड लीगल। लीगल वर्ड का विलोम आपको बनाना है दोस्तों। क्या वर्ड दिया गया है मैंने, लीगल वर्ड का विलोम। आपको सिखाया गया था एल, जब हम किसी वर्ड को एल से शुरू करते हैं तो उसके विलोम बनाने के लिए हम क्या प्रीफिक्स को यूज करते हैं, आई एल को। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है ये, इलीगल होता है, अनलीगल कभी भी नहीं होगा। अगर आप में से किसी ने इसको अनलीगल करा है तो वो जवाब आपका गलत हो जाएगा। दैट विच नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा, जो कभी फेल नहीं होता है। तो यहां देखो आपको दिया है अनफेलेबल, अनफेलिएबल, FALLI, तो ये गलत कर दिया इसने। FALLI तो हो नहीं सकता क्योंकि फेल नहीं हो रहा है, तो मुझे फेल के साथ किसको जोड़ना है, एबल वर्ड को। और इसका मैं निगेटिव कैसे बना दूंगा, इन से बनेगा, अन से नहीं, इसलिए मेरा आंसर यहां पर बी होगा, इनफेलिएबल बनेगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना चाहिए आपको, इसी से ये सिखाया गया था आप सभी को। आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मुझे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला दिया है, तो मुझे क्या देखना है, डज अन्ना हैज अ कार, हैव अन्ना है कार, डिड अन्ना हैज अ कार, डज अन्ना हैव अ कार। अब मुझे यहाँ पर देखो, मुझे क्या दे रखा है, डज, डज के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, एस और एस नहीं लगता। फिर दूसरा डिड दे रखा है, डिड के साथ भी क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव अन्ना है कार, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि एन जो है वो सिंगुलर है, हैव प्लूरल, तो ये गलत हो गया। सिंगुलर में आता हूं, डज के साथ मुझे क्या दिया है, हैज, डज के साथ मुझे क्या दिया है, हैव, डिड के साथ क्या दिया है, हैज। पढ़ा रखा है आप लोगों को, हैज जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब नहीं होती है, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब क्या होती है, हैव होती है। बहुत साफ साफ मैंने आपको पढ़ा रखा है और मैंने लिखा भी रखा है, टेंस पढ़ाते समय सिखाया था आप लोगों को। हैव, हैड, हैड हमारी वर्ब चलती है, हैज जो है वो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब नहीं मानी जाती है। तो फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, डज के साथ एसोरियस नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म हैव है, नहीं दे रखा। डज के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हैव, ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर ये रहा आप लोगों। फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां आपको प्रेपोजिशन दे दिया ऑन, फॉर, एट और इन, बाकी सब कुछ सेम दे रखा है, सक्सीड, 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 एवरीथिंग इज सेम। बट एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन हमको यहां पर छोटा सा दे दिया। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर प्रेपोजिशन के प्रश्न इसलिए पूछे जाते थे कि आप पहचाने उसे। आपको एप्लीकेशन और प्रेपोजिशन का एक्सपेक्टेशन नहीं था इसमें हम लोगों को कि हमसे क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा, मगर ये पूछ लिया गया। तो अब मुझे करा है, होप हिल सक्सीड एट हिज वर्क, ऑन इज वर्क, फॉर इज वर्क और इन इज वर्क। तो सक्सेस के साथ जब मैं कार्य की बात करता हूं तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ता है, इन। तो मेरा आंसर जो है दोस्तों वो क्या बनता है, हिल सक्सीड इन हिज वर्क। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिग्री का क्वेश्चन है दोस्तों। द ओल्ड कार मूव्ड मच मोर फास्टर, मोर फास्टर, मच फास्टर, मच मोर फास्ट। अब सबसे बड़ी जो गलती यहां पर देखो क्या कर रखा है, पढ़ा रखा है आप लोगों को डिग्री कराते समय कि दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं लिख सकते। मोर फास्टर गलत कर दिया, मच मोर फास्टर 3 डिग्री इसने लिख दिया, मोर भी लिख दिया, फास्टर भी लिख दिया, साथ में गलत हो गया। फिर दे रखा है मच मोर फास्ट, मोर फास्ट होता ही नहीं है वर्ड, आपको फास्टर लिखना पड़ेगा। अगर मैं फास्टर लिखता हूं तो मुझे क्या चाहिए वहां पर, मुझे चाहिए वहां पर, मुझे वहां क्या चाहिए, मुझे मच चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री मुझे चाहिए। पॉजिटिव डिग्री के साथ मैं कंपैरेटिव को यूज करूंगा, मेरा जवाब क्या बन जाएगा, सी विल बी माय आंसर। ठीक है, फिर देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन इज करेक्ट। करेक्ट क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या बताया, WH, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आ जाओ इस सीक्वेंस पर, WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, लेकिन यहां वर्ब दिया मी दैट कुछ कर दिया इसने। ठीक है, अब आप लोग देखोगे तो आपको सीक्वेंस वाइज इसने कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं दिया, केवल एक को छोड़ के यहां सब्जेक्ट दे दिया, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाता है हमारा। अब इन्होंने क्या गलती कर दी, डिड जो आपको दे रखा है, डिड के साथ हमें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चेक कर लो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म कहां दे रखा है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यहां पर है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यहां पर है, लेकिन यहां डिड के साथ टोल्ड दे रखा है, तो ये आंसर गलत हो गया। राइट, अब मैं आता हूं इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर, मैं एलिमिनेट करके बता रहा हूं आपको। मैं यहां बता रहा हूं, व्हाई डिड नॉट यू दैट टेल मी। मेरा सीक्वेंस क्या था, मुझे सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, मुझे मेन वर्ब चाहिए। क्या मेरे सब्जेक्ट के बाद में यहां मेन वर्ब आ रही है, नहीं, हटा दीजिए। आंसर बन गया, व्हाई डिड नॉट यू टेल मी दैट। दैट्स योर करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। What is the number 42 says? Which of the following structure of a question is correct? फिर देखो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर, सोचो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर। इन्होंने नया टॉपिक ऐड किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं पूछा है आप लोगों को।
इन्होंने क्वेश्चन फॉर बेस 3 क्वेश्चन पूछ लिए, कितना आसान कर दिया दोस्तों इस बार पेपर हम लोगों का रीड लैंग्वेज 1 इंग्लिश अगर आपने चुना है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन इज करेक्ट? विल बी दे इंटरेस्टेड इफ दे रिफ्यूज टू लीव? विल दे बी arrested if they refuse to leave? Will they be arrested if they refused to leave? Will they be arrested if they refuse to leave? देखो यहां पर हमको क्या करना है, क्वेश्चन की बात करनी है। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, आप लोगों को यहां पर जो एरर दे रखा है, पहला मैंने आपको जब पढ़ाया था फ्यूचर तब बताया था, ये आपका पैसिव वॉइस में है, हेल्पिंग वर्ब केवल विल होगा, बी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इसका मतलब मुझे आगे जो लेके आना है वो केवल विल को लेके आना है, तो पहला ऑप्शन तो यहीं क्रॉस हो जाता है आपका, विल बी गलत हो गया। अब यहाँ पर सब जगह सेम दे रखा है, लेकिन एंड यहाँ देखोगे आप तो गलती कहाँ दे रखा है, विल दे बी अरेस्टेड इफ दे रिफ्यूज टू लीव, रिफ्यूज्ड और विल रिफ्यूज। ये आपका दो रूल्स को फॉलो कर रहा है दोस्तों। पहला रूल आपका तो ये हो गया कि यहाँ विल का आपका जो सीक्वेंस है बी और विल का वो गलत हो गया। दूसरा ये क्या सीक्वेंस का यूज कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपने पढ़ा है दोस्तों कि अगर दो वाक्य भविष्य के एक साथ बताने हैं तो पहले वाली घटना में लगेगा क्या चीज, वो लगेगा आपका प्रेजेंट सिंपल और दूसरे में लगता है फ्यूचर टेंस। मतलब दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे, दो फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे, रॉन्ग हो गया डी। फ्यूचर के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, गलत हो गया सी। क्या बचता है, बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस देखो कितना अच्छा क्लास में पढ़ाया गया वाक्य है दोस्तों। पढ़ाया था आप लोगों को, ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम। मैंने बोला था कि एवरीबडी लाव्स एट मी। मेरा सेंटेंस क्या था क्लास में, एवरीबडी लाव्स एट मी। यहाँ कह दे दिया ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम। अब अधिकतर लोगों ने क्या करा, एट और बाय। जैसे ही लोगों ने देखा एट और बाय साथ में आ रहा है, इन्होंने गलत कर दिया। लेकिन आपका सही जवाब यही है, क्योंकि लिखाया था परीक्षा आपको एक क्लासरूम के अंदर कि जब भी एक्टिव में अगर कोई प्रेपोजिशन दिया है तो पैसिव में उसको लिखना है। बाय ऑल, एट गायब है। ही वॉज लाव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ही वॉज लाव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। क्या एरर दे रखी है, अच्छा लाफ है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म नहीं है, ये गलत हो गया आपका। लाफ का थर्ड फॉर्म चाहिए था, यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। ही वॉज लाव्ड एट ऑल हिज फ्रेंड्स, बाय गायब कर दिया इसलिए डी गलत है। आपका आंसर बी इसलिए सही हो जाता है। Which of the following has a diphthong? diphthong का मतलब होता है दोस्तों, कितना आसान प्रश्न फोनेटिक का दिया है देखो आप लोगों को। diphthong का प्रश्न होता है जिसमें दो वावल्स का यूज कर रहे हैं। स्पीड एक ही वावल, लिक्विड एक ही वावल, लिक्विड है ना, विद ई का साउंड आ रहा है। पैटर्नल पैटर्न एक साउंड, लेकिन आओ याद करिए, शक्ति कपूर के एग्जाम्पल से समझाया था मैंने आपको, आओ मतलब होता है diphthong। तो आपका आंसर क्या है, डी आओ। ठीक है बेटे, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट अगर इस क्वेश्चंस में आप लोगों को रहा है तो आप लोग पूछ लीजिएगा मुझसे। आ जाओ नंबर 45 पर बात करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहां पर जो सिंबल दिया है वो ये दिया है। कितना आसान प्रश्न है, देखते ही करने वाला प्रश्न है। अगर आपको याद है कि ये साउंड किसका होता है, य का होता है, जे का नहीं होता। लेकिन अगर आप में से किसी ने ये सोच लिया कि मुझे जे दिया है और इसको जे पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। आपको पता होना चाहिए, लिखाया हुआ है आप लोगों को, य के लिए सिंबल जो है फोनेटिक का वो य होता है। इसमें से मतलब आप ये सोच लो, बच्चा भी होगा ना कोई इसका आंसर कर सकता है दोस्तों। क्या ये य से शुरू हो रहा है, क्या ये य से है, ये य से है, नहीं ये य से है, तो जवाब ये हो गया। सोचो कितना आसान प्रश्न आपको दिया गया है, कितने 30 में 30 नंबर आप ला सकते हो लैंग्वेज 1। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरा जो वीडियो है जो आप लोगों की वजह से 80,000 तक पहुंचा है, आप उसको फिर से देखिए। मैंने वहां पर भी यही बात आप लोगों को बताई थी, फोनेटिक के क्वेश्चन लैंग्वेज 1 में जितने आसान आते हैं लैंग्वेज 2 में नहीं आते हैं। अभी लैंग्वेज 2 पर भी बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज हैव? पढ़ाया गया चीज है। सबसे पहली चीज टेंस पढ़ाते वक्त यही सिखाते हैं। टेंस की टेबल मैंने आपको बनवाई थी, वहां सिखाया था टेंस की पहचान कैसे की जाती है, और वहां बताया था अगर हैव अकेला आता है, हैव के साथ, जैसा इज वाला प्रश्न था, हैव के साथ अगर कोई क्रिया नहीं है तो वो मेन वर्ब है। क्या लिखा है, आई हैव अ शावर। हैव यूज्ड एज मेन वर्ब बोल रहा है दोस्तों, हैव मेन वर्ब की तरह बोल रहा है। हैव के बाद क्या कोई क्रिया है, नहीं। हैव के बाद में बीन आ गया, क्रिया आ गई। हैव के बाद में एडमिटेड, क्रिया आ गई। हैव के बाद में लॉस्ट, क्रिया आ गई। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बट दिस इज द मेन वर्ब, द आंसर। करेक्ट। तो सोचो यार, आई वाज सो अमेज्ड, मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। अभी अभी हमारे एक विद्यार्थी का फोन आया, उनको मैंने कहा था आप मानिए मेरी बात को, लैंग्वेज 2 ले लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लैंग्वेज 2 के प्रश्न भी आसान थे लेकिन थोड़े से ट्रिकी थे। ट्रिकी का मतलब हो गया कि आपको दिमाग लगाना था उनमें। अगर आप दिमाग लगा सकते हैं तो उनके प्रश्न आसान हो जाते हैं।
चलो खैर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, दिमाग वाला प्रश्न है। इसको ये लाइन कहीं लिखी भी नहीं होगी लेकिन आप बड़ा आसानी से इसको हल कर सकते हो। क्या बोला? ऐसा लैंग्वेज मेथड मुझे चाहिए जो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों टेक्निक को यूज करता है, दोनों टेक्निक को यूज करता है। ऐसा कोई मेथड नहीं था दोस्तों जो दोनों टेक्निक को यूज करता है। केवल एक मेथड ऐसा था जो दो मेथड्स का कॉम्बिनेशन था। एक मेथड था आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर, दूसरा था डायरेक्ट मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन टेबल डायरेक्ट मेथड की तरह ही था। ट्रांसलेशन कम ग्रामर जो है वो अकेला अपने आप में मेथड था, तो या तो इंडक्टिव यूज करेगा डिडक्टिव करेगा। लेकिन दो मेथड्स का कॉम्बिनेशन कौन सा था? बायलिंगुअल। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनता है दोस्तों? बायलिंगुअल। सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका। हिंदी वाले सर आ गए हैं, आप लोगों को बधाई हो, आपका हिंदी का पेपर भी बहुत जल्दी सॉल्व करा देंगे अभी आप लोगों को। ठीक है बेटे, बायलिंगुअल मेथड की हम बात करें दोस्तों तो ये कितना आसान प्रश्न है दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, नहीं पढ़ा हुआ होता तो भी मैं इसको कर सकता हूं। इंडक्टिव और डिडक्टिव मतलब दो टेक्निक का मिक्स, और मिक्स वाला मेथड कौन सा है गाइस? इट इज बायलिंगुअल। तो अमेजिंग पेपर इट वाज गाइस, सो इजी। मतलब इंग्लिश का लैंग्वेज 1 ऐसा है जिसमें आप 30 में से 30 ला सकते हो। मेरी बात सच हो गई दोस्तों। जय भारत ऑनलाइन ने जो बोला वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। विच कमीशन इन 1948? 1948 में एक्सेप्ट किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश को। बड़ा आसान इसका जवाब था, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। लेकिन मैं मान सकता हूं अगर आपको ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सोचने का कुछ काम नहीं था। इसमें सोचने का कुछ काम नहीं था। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको अगर आता है तो या जवाब दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। ठीक है, चलो अगला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड लिसनिंग स्पीकिंग फ्रॉम द नोट्स ऑफ जय भारत ऑनलाइन गाइस, फ्रॉम द नोट्स एज इट इज लाइन इट हैज बीन गिवन टू यू। आप देखिए, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग और रीडिंग हर इंस्टीट्यूट पढ़ाता है। LSRW कहां से आ रहा है? हमने पढ़ाया था आपको कि रीडिंग को राइटिंग की जगह और राइटिंग को रीडिंग की जगह किसने रखा, और आपका जो जवाब है यहां पर कौन है? श्रीमान JF राइट। समझ गए दोस्तों? लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, देख लो। देख ले दोस्तों बेटे। अच्छा, अब यहां एक कंफ्यूजन क्या था? हिंदी में जब जाते हो, हिंदी में जब जाते हो आप लोग, तो वहां आपको मिलता है मारिया मोंटेसरी। वो भी प्रश्न आया है दोस्तों आपको। और इंग्लिश में मैंने चला करके मेरे विद्यार्थियों को बताया था कि हिंदी में ये है लेकिन अंग्रेजी में तुम्हें ये ही करना है। और सोचो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। ये मैं सोचना हम कुछ जानते हैं आरपीएससी के बारे में, नहीं। ये तो बस हमारा अंदाजा है कि हम जो पढ़ाते हैं वही चीजें आप लोगों को मिल जाती है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि जुड़िए जय भारत के साथ में। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है फ्रॉम माय नोट्स गाइस। अप्रोच कौन सी है जो 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर के बारे में बताती है? 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर बात कर रहा है किसका? स्ट्रक्चर का। तो ऑब्वियसली वो कौन सी होगी? स्ट्रक्चरल अप्रोच, किल्ट। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट जो थे भाई साहब, वो न्यू मेथड जो था उनका टीचिंग का, डॉक्टर वेस्ट का, वो किसके ऊपर, किसकी कमियों की वजह से वो लेकर के आए थे? वो किसकी कमियों की वजह से लेकर के आए थे दोस्तों? तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं था। सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट मेथड की कमियों को दूर करता है। डायरेक्ट मेथड जो था वो ग्रामर ट्रांसलेशन के लिए आया। सब्स्टिट्यूशन, सिचुएशनल और सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों एक ही थे। डायरेक्ट मेथड, ये जो भाई साहब थे डॉक्टर वेस्ट, इन्होंने किसकी कमी को दूर करने के लिए करा? ग्रामर कम ट्रांसलेशन। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है दोस्तों, उसके ओवरकम के लिए डॉक्टर वेस्ट ने अपना मेथड निकाला था। इसकी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए निकाला था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिचुएशन द वेरिएबल कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड? कौन सी सिचुएशन के अंदर वेरिएबल्स जो हैं उनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं? वेरिएबल जानते हो, ये पढ़ते हैं आप लोग कहाँ? सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड के अंदर हम इसको करते हैं। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड के अंदर आप लोग इस चीज को करते हो। ठीक है, और जहां वेरिएबल चेंज नहीं होता वो क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सब्स्टिट्यूशंस जो है उनमें आप लोग अपने सब्स्टिट्यूशंस को चेंज नहीं करते हो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच? कितना आसान प्रश्न दिया है। इट टीचेस वे ऑफ एक्सप्रेशन, इट इग्नोर्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर लैंग्वेज। ये क्या बात कर रहा है? एडवांटेज की। ये दिमाग है यार। मैंने कहा था तुमको एग्जाम के लिए भी कि कॉमन सेंस को यूज करो। जिन्होंने कॉमन सेंस यूज किया ना, बड़ा आसानी से कर सकते हैं। मुझे एडवांटेज कह रहा है, इट इज नॉट प्रॉपरली, ये एडवांटेज हो सकता है कि प्रॉपर नहीं होना एडवांटेज है? नहीं। क्या ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी येट टू बी अवेटेड, अभी तक अवेटेड है, ये इसका एडवांटेज होगा? नहीं होगा। ये इग्नोर करता है ग्रामर को, ये इसका एडवांटेज होगा? नहीं। जो नेगेटिव बात है वो एडवांटेज कैसे होगी? एडवांटेज तो केवल पॉजिटिव बात ही होगी। पॉजिटिव क्या है? इट टीचेस वे ऑफ एक्सप्रेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट? मेंटल मतलब इंसान को दिमाग का प्रयोग करना है। एक्सपोजिशन, इमिटेशन, कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टर में जाना, उसको कॉपी करना, किसी चीज को एक्सपोज करना, ये सब चीजें में दिमाग नहीं लगता। दिमाग लगता है, तुमने दिमाग लगाया, पेपर को करने में दिमाग किस में लगा? प्रश्न को समझने में दिमाग लगता है भैया, मतलब कॉम्प्रिहेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओ माय गॉड व्हाट एन इजी, इससे ज्यादा इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। ऑडियो विजुअल, ग्रामोफोन, फ्लैनल बोर्ड, रेडियो केवल ऑडियो है, फ्लैनल बोर्ड, ग्रामोफोन भी आपका ऑडियो में है, फ्लैनल बोर्ड आपका केवल विजुअल है, लेकिन ऑडियो विजुअल कौन है? टीवी, जो आप दिन भर चिपके रहते हैं। आज आप लोगों ने युद्ध से लड़ाई लड़ ली है, आपने रीड से लड़ाई लड़ ली है, अब आपके पास काम क्या बचा है? या तो आप मोबाइल्स देखेंगे या टेलीविजन देखेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसा मत करो। जिन किसी को लग रहा है कि मेरी तैयारी की वजह से या मेरी जैसी भी तैयारी रही है मैं नहीं कर पा रहा या मुझे रीट में मुझे आशंका लग रही है, तो सेकंड ग्रेड के लिए जुट जाइए, अभी से जुट जाइए, अपनी कमियों को दूर करिए, मिलिए अपने किसी मेंटर से, किसी शिक्षक से, बात करिए उसके साथ में। अगर हमारी मदद चाहिए तो हमसे आकर के मिलिए और पता करिए कि मेरी वीकनेस क्या रह गई और उस वीकनेस को दूर करके जुट जाइए सेकंड ग्रेड पर। हो सकता है भगवान ने आपके लिए थर्ड ग्रेड ना लिखी हो, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड लिखा हो, लेकिन प्रिपरेशन फ्रॉम डे ऑनवर्ड्स यू नीड टू बिगिन। ट्रू और फॉल्स? वाओ, सी तो हाँ या ना वाले प्रश्न जो हैं वो किस में आते हैं बाबा? हाँ या ना वाले प्रश्न में मेरे को कुछ लिखना है क्या? वो किस में आएगा भाई? ऑब्जेक्टिव टाइप में मुझे हाँ या ना राइट लगाना है, मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया। यूनिट टेस्ट जो आप लोगों को लाइव मैंने टेस्ट सीरीज कराया था दोस्तों, उसी के प्रश्न है ये। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन। यूनिट टेस्ट आप लेते हैं कब? हर 2-3 महीने में। 2-3 महीने में लेते हैं ना आप यूनिट टेस्ट, लेते हैं 2 साल में शायद 4 बार यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे। तो नॉर्मेटिव नहीं हो सकता, इफेक्टिव नहीं, कॉग्निटिव नहीं, वो क्या है? फॉर्मेटिव है। कि FA फॉर्मेटिव टेस्ट को, यूनिट टेस्ट को ही नाम दिया गया था FA। ठीक है, इवैल्यूएशन जो है वो किसका प्रोसेस है? वो कर लो बात। असर्टेनिंग द क्वालिटी वैल्यू ऑफ आउटकम्स, उसको असर्ट करना बिल्कुल करता है। डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, शिक्षा के उद्देश्य कितने प्राप्त किए हैं उनको। कंपेयरिंग द आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या बनता है? ऑल ऑफ दीज, सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? डिसएडवांटेज। किसका डिसएडवांटेज? सिचुएशनल का। किसी का भी पूछो, मुझे डिसएडवांटेज पूछा है। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन टीचिंग, ये इसका एडवांटेज होगा। कि डिसएडवांटेज पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली एडवांटेज होगा। इट इज एक्शन बेस्ड अप्रोच, टेक्स्ट बुक्स कैन नॉट बी टॉट, ये इसका फीचर हो गया। मटेरियल एड्स यूज करते हैं, फीचर हो गया। ये इंटरेस्ट क्रिएट करता है, एडवांटेज है। लेकिन टेक्स्ट बुक को हम पढ़ा नहीं सकते, ये डिसएडवांटेज हो गया। आंसर मतलब अगर मैं आपकी जगह होता, मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करता, अगर मुझे अंग्रेजी नहीं भी आती है तो भी मैं इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन करेक्ट कर लेता, क्योंकि उसमें मुझे कुछ सोचना नहीं है, मेरा कॉमन सेंस को मुझे उसमें यूज करना था। मुझे पूछा डिसएडवांटेज मतलब नकारात्मक बिंदु, नकारात्मक इन चारों में से कौन सा है? एक की तो दे रखा है, टेक्स्ट बुक, दैट इज द आंसर। मतलब कितने इजी ऑप्शंस आप लोगों को दिए हैं दोस्तों। देखो, द टेक्स्ट बुक हेल्प्स द टीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे? टेक्स्ट बुक कैसे मदद करती है? क्या इंग्लिश को सिस्टमेटिक बनाती है? बिल्कुल, सब चीजें पाठ में क्रमबद्ध रहती हैं। इट चेक्स द फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे, बिल्कुल लाइन मेरे नोट्स में से है दोस्तों ये। इट चेक्स द टीचर फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे। अगर आपको विश्वास नहीं है, इंग्लिश बाय अमित अग्रवाल टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां से टीचिंग मेथड्स का PDF को डाउनलोड करो, चेक करो, लाइन टू लाइन आपको प्रश्न मिलेंगे। इट चेक्स द टीचर फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे मतलब भटकने से रोकती है, बिल्कुल रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि उसको क्रमबद्ध दिया गया है। इट फैसिलिटेट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी, बिल्कुल आप किताबें खुद लेके पढ़ सकते हो। इसका मतलब मेरा जवाब क्या बन जाता है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो दैट वाज गाइस आपके 60 प्रश्न, 60 प्रश्न जो हैं हमारे अंग्रेजी भाषा प्रथम के, वो हम लोगों ने यहां पर कर लिए। अब मैं आ रहा हूं दोस्तों किस पर? लैंग्वेज 2 पर। हालांकि लैंग्वेज 2 थोड़ा सा कठिन था, मैं खुद भी मानूंगा इस बात को। मैं ये नहीं कहूंगा कि लैंग्वेज 2 बड़ा इजी था। लैंग्वेज 2 के जो प्रश्न थे दोस्तों आप लोगों के, वो थोड़े से कठिन दिए गए हैं इस बार आप लोगों को। हर बार जो लैंग्वेज आता है, नमस्कार, अच्छा निशा जी नमस्कार, कैसा हुआ आप लोगों का पेपर? हाँ, गुड इवनिंग निशा। देखो, लैंग्वेज 2 में इस बार आप लोगों को अगर पिछली बार से कंपेयर करोगे तो पिछली बार आप लोगों को लैंग्वेज 2 का पेपर थोड़ा सा अच्छा था। हाँ निशा आई गॉट इट निशा, गॉट इट। ठीक है, लैंग्वेज 2 पर बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज 1 का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, अब मैं लैंग्वेज 2 पर बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज 2 के 60 प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। देखो वो प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, मे बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट की बात करें, वॉचिंग टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट स्टील्स और विद रीडिंग टाइम, है ना। टाइम मैनेजमेंट इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मस्ट बी मैनेज बिटवीन फिल्ड एंड अनफिल्ड टाइम। अब इस पैसेज में आपको ये पूछा गया है कि भाई इसमें मेरा टाइटल क्या होना चाहिए?
टाइटल को निकालने के लिए हमेशा कीवर्ड्स को देखा जाता है कि मेरा कीवर्ड क्या हो सकता है। मैं देखो वॉचिंग टेलीविजन इज अ लॉन्ग टाइम कुड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये स्टील कर लेता है किसको, रीडिंग टाइम को। फिर वापस बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। फिर कहता है टाइम जो होता है वो मैनेज होना चाहिए, मतलब हर जगह टाइम की बात कर रहा है। तो क्या डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, टेलीविजन और टाइम मैनेजमेंट। सर आप टीचर नहीं बने सरकारी? नहीं नहीं, मैं सरकारी टीचर नहीं बना क्योंकि मैंने बीएड ही नहीं किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, सी है, टाइम मैनेजमेंट। इट इज योर, ठीक है। हिज फादर नेवर स्टार्व्ड, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ने का है। हिज फादर नेवर स्टार्व्ड बट ही कुड नॉट कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी, सो ही डिड, so he had to make an effort to hold his tongue। ठीक है, क्या कह रहा है ये हम लोगों को, आपको यहां पूछा गया है द लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट बिलोंग्स टू। लिंकिंग डिवाइस बोले तो दो आपको अंडरलाइन कर रखे हैं, एक बट और एक सो। पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को, बट कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है। बहुत दिखती सी बात है कि बट कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है। तो मेरे को अगर ऑप्शन में जाना है, मुझे एक को आइडेंटिफाई करना है। ये कह रहा है कंसेशन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट के लिए सो नहीं होता, कॉन्ट्रास्ट के लिए क्या होता है, बट। दैट आई ऑलरेडी टोट यू इन द क्लासरूम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, मैंने पढ़ा रखा है आपको। बट जो है वो किसको, कंट्रास्ट को शो करता है। यहाँ कह रहा है सो कंट्रास्ट है, तो ये रॉन्ग हो गया। ओपिनियन एंड पर्पस गलत हो गया, कंडीशन एंड एडिंग आइडियाज गलत हो गया, कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सिक्वेंस करेक्ट हो गया। हिंदी का मेरे तुरंत बाद आएगा सीमा जी, मैं पहले आप लोगों को अंग्रेजी का हल करा रहा हूँ, ये सेकंड लैंग्वेज चल रही है, उसके बाद आप हिंदी, आपका एसएस, साइकोलॉजी, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तनिक थोड़ा सा वेट करिए, हम गरीब अंग्रेजी वालों को भी पढ़ाने दो। देखो, आई वॉज नो बेटर देन द डेड मैन, आई वॉज अलाइव एंड वॉज एबल टू रीच द शोर। क्या कह रहा है ये, आपको यहाँ पर करेक्ट कंजंक्शन को फिल करना है। यहाँ देखो फिर कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, वो एक डेड मैन से ज्यादा नहीं था, फिर भी पहुंचा, फिर भी मतलब कंट्रास्ट की बात कर रहा है। इफ यदि दिखाता है, मोर ओवर एडिशन करता है, यट फिर भी को दिखाता है, दो भी फिर भी को दिखाता है। लेकिन यट जो है वो कंजंक्शन, मेन कंजंक्शन नहीं है आपका। मेन कंजंक्शन क्या होता है, दो आई वॉज नो बेटर, यद्यपि मैं सही नहीं था, मरे हुए आदमी जैसा था, फिर भी मैं तैरता तैरता वहां तक पहुंच गया। तो मेरा आंसर यहां पर क्या बनता है, दो। ये आसान प्रश्न है आपके, ये आप लोगों को पढ़ाया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। सेम एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है दोस्तों, ये मीजल्स डैश इन इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ाया गया है आप लोगों को। सेम एग्जाम्पल दिया गया है, मीजल्स दिखने में बहुवचन होता है लेकिन क्रिया एक वचन लगती है, एक वचन लगती है, इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। दैट्स ऑल। माई फ्रेंड एंड फादर पढ़ाया गया है, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो क्रिया बहुवचन। बहुवचन क्या हैव है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ वर्ब क्या दे रखी है, मीटिंग, तो हैव नहीं आया। ये आपको एक वचन है, इज नहीं लगाना है। विल बी होता है, विल, यहाँ जवाब हो गया आर। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट फॉर 2 whole days बट डैश नॉट गेट अ गुड लॉट। अब देखो यहाँ आपको दिया माइट, मे और कैन, है ना। लेकिन पहली चीज यहाँ क्या दे रखा है, कास्ट। कास्ट आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब अगला वाक्य भी किस में आना चाहिए, सेकंड फॉर्म में। तो मेरा मे नहीं हो सकता, मेरा कैन नहीं हो सकता, दोनों हट गए। फिर मैं बात कर रहा हूँ माइट की और मैं बात कर रहा हूँ कुड की। कुड बता रहा है मुझे पॉसिबिलिटीज, उसको क्या मिला क्या नहीं मिल सका। माइट जो है वो पॉसिबिलिटीज दिखाता है, कुड कैपेबिलिटीज को दिखाता है। उसने 2 दिन तक जाल डाल के रखा लेकिन फिर भी उसको कुछ भी अच्छा लॉट नहीं मिल सका, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कुड वर्ड को मैं यूज कर लूंगा। फिर देखो, रवीज अंकल गाइडेड हिम हाउ ही अटेम्प्ट हिज टेस्ट। रवि के अंकल ने गाइड किया, पास्ट चल रहा है, पास्ट है तो कैन नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, शुड प्रेजेंट और पास्ट दोनों में लगता है, तो शुड आपका आंसर होगा। ठीक है। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स, ये फ्रेजेज है बेटा, दोनों फ्रेजेज है। मैंने पहले भी कहा था मेरे वीडियो में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आप लोग अगर नंबर कटा सकते थे लैंग्वेज 2 में, तो लैंग्वेज 2 में नंबर कटने की जगह थी आपकी इडियम, फ्रेजेज और फोनेटिक्स। यही मैंने आपको पहले कहा था, इडियम, फ्रेजेस और फोनेटिक्स। इसके लगभग 5 से 7 प्रश्न आते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप लैंग्वेज 1 चुनते हो तो 30 में से 30 नंबर ला सकते हो, लेकिन लैंग्वेज 2 चुनने पर मैक्सिमम आप 25 से 26 नंबर ला सकते हैं। आज का जो लैंग्वेज 1 का पेपर था वो पूरा 30 में से 30 लाने वाला था, लेकिन लैंग्वेज 2 जो है मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और 25 से ज्यादा नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है। फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स, ये अगर हम लोग जानते हैं तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्रेज है। इसको मैं आपको कोई गैस नहीं कर सकता, अगर आप फ्रेज जानते हो तभी आप इसको हल कर सकते हो। और इसका मतलब जो है वो क्या होता है, इंसल्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये भी एक फ्रेज है, इसको भी गैस नहीं किया जा सकता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है नॉट रेगुलर।
एलिजी, एलिजी हमेशा दुख में गाई जाने वाली है। क्या ये जॉयफुल लिरिक्स है? नो। पोएम ऑन डेथ ऑफ समवन, बिल्कुल। सोनेट ऑन नेचर नहीं है, मैरिज सॉन्ग नहीं है, दुख में गाया जाने वाला गाना है। बड़ा आसान प्रश्न था, पूरा 1 नंबर आ सकता है यहाँ। पैस्ट्रल एलिजी, पैस्ट्रल एलिजी दोस्तों, पैस्ट्रल एलिजी मतलब जो गडरिये लोग जो गाया करते थे, ठीक है ना, पैस्ट्रल, पैस्चर्स में जो जाते हैं गाय भैंस को चराने के लिए और उनके किसी जानवर की अगर मृत्यु हो जाती है, शेर उठा के ले जाता है, तो उसके दुख में जो वो गाया जाता था पैस्ट्रल एलिजी, तो उसको गाने वाला कौन था? म्यूजिशियन नहीं हो गया, पेंटर नहीं होगा, गडरिया, शेफर्ड आपका आंसर। राइम स्कीम लिखा है वो प्रश्न है, इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? बड़ा ही हमने देखा था, ए बी सी डी ई एफ जी जी, तो माय आंसर इज ए। ठीक है, द ड्रामा दैट डेवलप्ड फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस रिचुअल्स से ड्रामा जो पैदा हुआ वो एलिजाबेथन नहीं है, मेलोड्रामा तो दुख में होता है, क्लासिकल नहीं है, वो मेडिवल ड्रामाज होते हैं। BERI, बैरी, ये जो आपका जवाब है बैरी, वो बैरी की स्पेलिंग ये रॉन्ग होती है, ये बरी होता है, बरी, बैरी नहीं होता, बरी होता है। और ये बैरी जो आपने लिखा है ये भालू से रिलेट करते हो, लेकिन ये भी रॉन्ग है। आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? BERRY, बैरी, जिसको आप बोर बोल दीजिए या आप उसमें अलग अलग नाम लगाओगे तो बैरी मतलब जामुन भी हो जाता है। ये बैरी आपका जवाब यहाँ है। एग्जिस्ट, बहुत से लोग इसको बोलते ही एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट होता है। अगर आपने इसको पहचान लिया कि इसका साउंड जो है वो क्या है ना, अगर तुमने इसको पहचाना तभी तुम इसको सही जवाब दे सकते हो, नहीं तो जवाब नहीं दे सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो द थिंग इज व्हाट, देखो मैं अगर अमेरिकन में जाता हूं तो उसको एग्जिस्ट बोलूंगा, करेक्ट है, लेकिन ब्रिटिश में आता हूं तो इसको एग्जिस्ट कहा जाता है, मुझे ब्रिटिश को फॉलो करना है। अगर आपको यह पता था कि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन एग्जिस्ट होता ही नहीं है, अगर आपको लगता है कि इसका, आपको पता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू ही किससे होगा? ई से होगा, ए से नहीं होगा, तो आप तुरंत पहचान लोगे ये ए साउंड, ये ए साउंड, ये ए साउंड, राइट क्या है? ई साउंड, करेक्ट, क्लिक। मतलब 1 सेकंड में आप जवाब निकाल रहे हो दोस्तों, लेकिन शर्त इतनी सी थी कि आपको उच्चारण आना चाहिए था। और मुझे पता है मैक्सिमम लोग जो है वो हो सकता है एग्जिस्ट को गलत कर दे, क्योंकि उनको एग्जिस्ट बोलना आता है, उन्हें नहीं पता एग्जिस्ट करेक्ट आंसर होता है। चलो, करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, देखो वर्शिव, करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर हमारा करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या बनता है? वर्ड क्या है? करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्च्यू, बहुत से लोग इसको वर्च्यू बोलते हैं, है ना। द वर्ड इज वर्ड वर्च्यू। देखो जरा क्या आंसर निकल सकता है? ठीक है, करेक्ट वर्च्यू, वर्च्यू की अगर हम बात करते हैं यहां पर दोस्तों, तो हमारा जो आंसर बनेगा यहां पर वो क्या बनता है? ये बी आपका सही आंसर बनेगा। फिर देखो एडजस्ट इज ट्रांसक्रिप्ट एज, एडजस्ट जो है वो कैसे यूज किया जाएगा? इसका आंसर आपका क्या बनता है? ए। मैं यहाँ पर क्लियरली इसलिए नहीं बता सकता हूँ आपको क्योंकि वो थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लेकिन आंसर आपका ए बनेगा यहाँ पर, ठीक है। वैलर, वैलर साउंड किसके द्वारा फॉर्म होती है? वैलर साउंड जो है वो टंग और पीछे जो सॉफ्ट पैलेट होता है, टंग और सॉफ्ट पैलेट से हम इसको यूज करते हैं, वो वैलर साउंड कहलाता है दोस्तों। फिर देखो कितना आसान प्रश्न दिया है, ये आसान था, यहाँ पूरा नंबर ला सकते हो। स र, ये जो साउंड है ये किस में आते हैं? तो दोस्तों ये फ्रिकेटिव साउंड्स हैं, घर्षण से पैदा होने वाले फ्रिकेटिव साउंड इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ 80 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द बेसिक रोल इन लर्निंग ए मदर टंग, मातृभाषा को सीखने में बेसिक रोल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस पढ़ाया गया था, नेचुरलनेस आपका आंसर है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस आपको पढ़ाया था, उसी से आपको आंसर पूछ लिया है, ठीक है। अगला देखो, इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच का चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक द थिंग्स क्लियर, इट डज नॉट नीड ट्रेन टीचर्स, नकारात्मक तो होगा ही नहीं, चीफ है तो। लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज एज मदर टंग, टेक्स्ट बुक प्लेस, टेक्स्ट बुक इसमें आती नहीं है। एग्जाम्पल्स आर गिवन टू मेक थिंग्स क्लियर, एग्जाम्पल तो इसमें हम देते हैं लेकिन किसके लिए? थिंग्स क्लियर करने के लिए, वो करेक्ट। लेकिन चीफ की बात करते हैं तो मातृभाषा की तरह ही बच्चा दूसरी भाषा को सीखता है, तो मेरा आंसर सी बनेगा। ईसा की क्लासेस भी चालू करो। हा? नवलगढ़ से जो मुकेश सैनी जी बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे क्या होता है? नहीं समझ में आया मुझे आपकी बात। लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ, ये दोनों चीजें क्या हैं? लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एक्वायर नॉलेज फॉरेन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए क्या होते हैं? ये वरदान नहीं है,
ये कठिनाई नहीं है, ये सीढ़ी नहीं है, ये क्या है, टूल है। ठीक है, टूल, टूल मतलब होता है उपकरण। यदि आप नॉलेज फॉरेन लैंग्वेज को एक्वायर करना चाहते हैं तो वेरिएबिलिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो इसके आपके टूल बनते हैं। रेमेडियल टीचिंग का प्रश्न आ गया दोस्तों। द बेसिक रेमेडियल इंग्लिश में कवर, रेमेडियल इंग्लिश जो है वो क्या कवर कर सकती है? रेमेडियल मतलब उपचारात्मक, तो क्या ये वोकैबुलरी को कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो बोथ ए एंड बी विल बी माई आंसर, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ये दोनों को कर सकता है, तो सी मेरा जवाब बनेगा। ठीक है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट की भी शुरू करेंगे भाई साहब। रेमेडियल क्लासेस पर एक और प्रश्न आप लोगों को दिया गया है दोस्तों। यहां पर रेमेडियल क्लासेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, किसके लिए रोल प्ले करती हैं? सोसाइटी के लिए, ब्राइट स्टूडेंट के लिए, डिसेबल्ड के लिए और इंटेलिजेंट वंस के लिए। भाई रेमेडियल क्लासेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किन के लिए? सोसाइटी के लिए। बच्चे के लिए तो होता ही है, लेकिन ब्राइट स्टूडेंट नहीं होता वो, इसको चाहिए कमजोर बच्चे को लिए। डिसेबल्ड मतलब जो अपंग हो रहा है, और इंटेलिजेंट के लिए चाहिए नहीं, तो सोसाइटी इज माई आंसर। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एडेक्वेट इवैल्यूएशन, अगर मैं एक पर्याप्त मूल्यांकन की बात करता हूं तो उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? ये इनरिस्पॉन्सिबल होगा तो इवैल्यूएशन एडेक्वेट कैसे होगा? अगर ये डायग्नोस्टिक होगा, डायग्नोस्टिक तो पहले होता है, इवैल्यूएशन ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है, इंपॉर्टेंट फीचर नहीं हो गया। हैरासेस, अगर इवैल्यूएशन बच्चे को परेशान करेगा तो इवैल्यूएशन कोई काम का नहीं है। हाँ, ये बच्चे की लर्निंग को सुधारता है, बढ़ाता है, ये मेरा जवाब होगा। सिमिली से रिलेटेड क्वेश्चन, द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night। क्या पूछा? द सेकंड लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सेकंड लाइन, ये वाली लाइन किसका एग्जाम्पल है? कितना आसान प्रश्न है। सिमिली, मेटाफोर, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है आप किसी को पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हो। इसमें क्या कह रहा है? लाइक अ चाइल्ड। सिमिली की पहचान ही क्या है? लाइक या एज, लाइक मिला सिमिली। आंख बंद करके 10 सेकंड में हल करने वाला प्रश्न। मेटाफर को आप कैसे डिफाइन करते हो? क्या ये फारफेच्ड स्माइल है, इंप्लाइड सिमिली है, एक्सप्लिसिट सिमिली है, कॉवर्ट सिमिली है? इंप्लाइड मतलब दिखती बिल्कुल सिमिली की जैसे ही है ये मेटाफर, तो आपका जवाब यहां पर क्या बनता है? इंप्लाइड सिमिली। इसी एक्सट्रैक्ट में ये बात कर रहा है विंड मतलब एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब जो कि पर्सन की तरह काम करता है। विंड, मेरे खत्म, विंड जो सो रही है, मतलब इसने हवा को क्या बनाया? हवा को क्या बना दिया इसने? आदमी की तरह सुला दिया। मतलब यहां पर जो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल बनता है वो क्या बनता है? विंड आपका बनता है। ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स इज इयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स जो है दोस्तों वो इयम्बिक पेंटामीटर है। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब जो है, इसका सिंपल सा अर्थ है, इसमें राइम्स नहीं होती। ब्लैंक है, ब्लैंक वर्ड्स मतलब हो गया खाली, ब्लैंक वर्ड्स मतलब हो गया खाली, खाली वर्सेस, तो वो इयम्बिक पेंटामीटर में राइम होगी क्या? जी नहीं, उसके अंदर राइम नहीं होगी। इसका मतलब मेरा जवाब होता है विदाउट राइम। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, thou breathe of autumn's being, the above line contains, above line के अंदर क्या है? ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, thou breathe of autumn's being, क्या कह रहा है ये देखो, आपको ये कह रहा है इसमें क्या क्या है? ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, पहली चीज तो मुझे कॉन्सोनेंट यहाँ पर रिपीटेड मिल रहे हैं, कॉन्सोनेंट रिपीटेड मिल रहे हैं, तो मुझे एलिटरेशन मिल रहा है, एलिटरेशन यहाँ दिया है, एलिटरेशन यहाँ दिया है, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, एलिटरेशन मिल रहा है। दो ऑप्शन मुझे मिलते हैं, ए और बी। अब मुझे देखना है क्या सिमिली यहाँ है, क्या यहाँ पर लाइक एज का प्रयोग हुआ है? ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, की लाइक एज आया? नो, इसका मतलब ये भी जवाब नहीं हुआ, जवाब हो गया पर्सोनिफिकेशन एंड एलिटरेशन। दैट्स ऑल एवरीबॉडी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 60 क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश। आपका लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, दोनों के प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को सही जवाब मिल गए होंगे और आप अपना गेस कर सकते हो कि आप कहाँ तक पहुँचोगे।